नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सी के अंदर फंक्शंस के प्रकार की कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और ये फंक्शन किस लिए हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे तो देखिए, जनरली हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि फंक्शन बनाने के पीछे हमारा जो मेन एम होता है वो किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना होता है, उसकी रिडंडेंसी जो हो रही है, बार बार डुप्लीकेसी आ रही है, उसको कम करना होता है। ठीक है, और एक तरह से यदि हमने सब प्रोग्राम्स बनाए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर यदि कोई एरर्स वगैरह भी आ गया कोई भी, है ना, तो उस कोड को बहुत ही ईजी वे में, है ना, कि एरर कहाँ पर है उसे पहचानने में भी बहुत हेल्प मिलती है। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जनरली दो तरह के यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, एक होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, लाइब्रेरी फंक्शन, और एक होता है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखिए होता क्या है कि सी प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ फंक्शन बने बनाए होते हैं आपके। ठीक है, तो वो बने बनाए फंक्शंस आपके लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी रेडीमेड फंक्शन होते हैं, और ये यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो एक लाइब्रेरी फंक्शन पूरी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वो यूज़र अपना खुद का फंक्शन बनाता है, उसका नाम भी वो खुद देता है, तो इसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं जनरली, है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वो आपके रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी फंक्शन रेडीमेड अवेलेबल। ठीक है, रेडीमेड अवेलेबल। ओके, अवेलेबल किसके साथ होते हैं? विथ कंपाइलर, जो आपका कंपाइलर होता है ना, जो भी कंपाइलर आप यूज़ करते हैं उसके साथ ये मिलते हैं आपको। और ये कहाँ रहते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शन? एक विशेष फाइल होती है जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं, तो ये हेडर फाइल के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन आपके डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेयर इन द सी हेडर फाइल। ओके, जो हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे आपने अभी तक प्रोग्राम जो लिखे हैं उसमें stdio.h वगैरह जो होता है ना, ये सारी हेडर फाइल्स होती हैं आपकी, है ना, जैसे stdio.h है, कंसोल इनपुट आउटपुट .h है ना, maths.h है। ओके, तो ये सारी हेडर फाइल्स होती हैं। इन हेडर फाइल्स के अंदर ये सारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? जैसे देखिए ये printf, ये भी आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है ना, scanf जो है ये भी आपका लाइब्रेरी फंक्शन है। यदि हम स्ट्रिंग की बात करें तो getS एक लाइब्रेरी फंक्शन है, putS एक लाइब्रेरी फंक्शन है ना, जैसे sqrt है ना, स्क्वायर रूट निकालना है, मैथमेटिकल एक आपका फंक्शन हो गया ये, है ना, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इन लाइब्रेरी फंक्शन को यदि हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल को उस प्रोग्राम के साथ अटैच करना पड़ेगा, और जब हेडर फाइल अटैच हो जाएगी तब हम उन फंक्शन को हमारे सोर्स प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो फंक्शन वहाँ पे आपके वर्क करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, तब यूज़र अपना खुद का फंक्शन बनाता है, उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, यूज़र द्वारा बनाए हुए, है ना, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, सी जो प्रोग्राम समझता है या जो जिसको आता है वही ये बना सकता है। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो कौन बनाता है? यूज़र स्वयं बनाता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन बाय यूज़र। ठीक है, डिफाइंड बाय यूज़र अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी खुद की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाता है। जनरली हम यूज़र की जगह प्रोग्रामर वर्ड यदि यूज़ करें तो और अच्छा है ना। तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो कौन बनाता है? हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, क्रिएटेड बाय सी प्रोग्रामर, है ना, जिसको सी के बारे में पता है, सी के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, वो इसको बना सकता है। अब उसका नाम भी वो खुद ही देगा, जैसे मान लो एडिशन का बनाया तो हो सकता है उसका नाम वो ऐड रख दे, है ना, इस तरह से। ओके, तो ऐड एक फंक्शन का नाम वो दे सकता है। अब जैसे भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ हेडर फाइल्स यहाँ लिखी, सपोज कीजिए, एक तरीका बता रहा हूँ, है ना, जैसे सपोज कीजिए हेडर फाइल्स आपने यहाँ लिख दी सारी, और हेडर फाइल के बाद यहाँ पर आपने अपना एक मेन फंक्शन लिखा, है ना, वाइड मेन,
और यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल्स वगैरह। और मान लीजिए यहाँ पर आप एक फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम रख दिया मैंने fun1, ओके। और इसमें मैंने 2 पैरामीटर्स डाल दिए जिसमें जो भी वैल्यू होगी, और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं एक तीसरे वेरिएबल में जैसे आ रहा है। फिर और कोडिंग हो गई, कैरसीएच कर दिया हमने, है ना, इस तरह से ये मेन प्रोग्राम हो गया। अब फंक्शन जो बनता है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या आया कि जैसे फंक्शन का नाम fun1 है, ठीक है। इसमें 2 पैरामीटर है, तो ये फंक्शन अपना खुद के क्या करेगा, वेरिएबल बनाएगा जिसमें वो वैल्यू जो आ रही है वो ये इसमें स्टोर करेगा, ओके। और यहाँ पर अपनी खुद की बॉडी रखेगा, खुद के वेरिएबल्स रखेगा, है ना, कैलकुलेशन होगी, गणनाएं होगी, और फिर यहाँ से एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ, और जो भी वेरिएबल होगा उसका नाम रख दिया जाएगा, ठीक है। और इस कोड को यहाँ ख़त्म। कैसा रिटर्न कर रहा है, इंटीजर है तो यहाँ पे इंट लिख देगा वो, है ना, इस तरह से। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपका, तो जैसे ही फंक्शन आया तो यहाँ से डायरेक्ट एक जंप यहाँ जाएगा, है ना, इस फंक्शन के पास जाएगा, और ए की वैल्यू जो होगी उस एक्स वेरिएबल में और बी की वैल्यू वाई वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ये जो ए और बी है इनको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर, है ना, वास्तविक पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो यहाँ पर एक्स और वाई हैं इनको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर, है ना, इन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। तो जब फंक्शन कॉल होता है, इसे कॉलिंग कहेंगे, तो फंक्शन कॉल होता है तो उनके पैरामीटर्स जो हैं वो समान होने चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो वो उसको कॉल करेगा। तो एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वो सारी वैल्यूज़ या जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो यहाँ पे कॉपी किए जाएंगे। फिर यहाँ इंटरनली कोडिंग होगी, कंप्यूटेशन होगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ रिटर्न टाइप मैच करके यहाँ से वापस कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, मेन प्रोग्राम में, ओके। और मेन प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू आई है वो उस वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर आगे की कोडिंग यहाँ पे ये चलेगी, ठीक है। तो जो इसका फ्लो है, एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो इस तरह से होता है कि मेन प्रोग्राम से जंप करेगा यहाँ पे, तो जहाँ फंक्शन कॉलिंग होगा उसके रेस्ट ऑफ जो भी स्टेटमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। शायद यहाँ पे आएगा, यहाँ आने के बाद कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन होने के बाद वापस मेन में जाएगा, और फिर वापस से रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये कुछ फ्लो होगा आपका, ठीक है, इस तरह से। तो ये फंक्शन इस तरह से आप वहाँ पर जब भी बनाएंगे, तो नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर एक एग्जांपल ले लेंगे अच्छा सा, जिससे आपको सारी चीज़ें और समझ में आ जाएगी, ओके, ठीक है, थैंक यू।